dear friends, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here today with another important topic, that is you have already watched on the thumbnail. आपने thumbnail देख के पहले ही आइडिया लगा लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। मेरे पास काफ़ी ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम आप जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप है उनके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाइए, जो हमें जो प्रॉब्लम्स है या हमारे मन में जो डाउट्स होते हैं हम उनको क्लियर कर पाएँ। देखिए, जहाँ पर दो बर्तन होंगे वहाँ तो आवाज़ तो आएगी ही आएगी। तो इसी तरीके से हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है। अगर हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को गहराई से समझें तो एक तरीके से त्याग, बलिदान, निष्ठा, प्यार और प्रेम का ये रिश्ता होता है। जब एक लड़की अपने घर परिवार को, मायके को छोड़कर ससुराल में सपनों के साथ आती है तो ये ड्यूटी बन जाती है हस्बैंड की कि वो अपनी वाइफ के सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करे। लेकिन कई बार हालात इतने ज़्यादा बिगड़ जाते हैं कि उन दोनों व्यक्तियों के परिवार के आपसी तालमेल ना होने की वजह से उन दोनों के बीच में आपसी संबंध अच्छे नहीं बन पाते और हालात इतने बद से बदतर हो जाते हैं कि वो साथ रहें तब भी समस्या, अगर साथ ना रहें तब भी समस्या। तो उस टाइम में उनके माइंड में कन्फ्यूज़न होता है कि वो करें तो क्या करें। आज का मेरा विषय इसी चीज़ पर है कि अगर आपकी हस्बैंड वाइफ के बीच की इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि उनके बीच में सुलझाव का कोई तरीका ही नहीं बचा, उन दोनों का जीवन अब साथ निभ ही नहीं सकता, तो क्या सिर्फ एक तलाक ही एकमात्र ऐसा एक अधिकार मिला हुआ है कि तलाक लेकर दोनों अलग अलग हो जाएं? देखिए, सबसे पहली बात, जब हस्बैंड वाइफ अकेले होते हैं तो कोई इश्यू नहीं होता, अगर वो तलाक भी ले लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन कई बार हस्बैंड वाइफ शादी के 5-7 साल बाद अलग होने की बात करते हैं। उस टाइम उनके 1 या 2 बच्चे हुए होते हैं। जब हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं तो बच्चे को माता पिता दोनों का प्यार मिलता है। लेकिन जब हस्बैंड वाइफ के बीच में मनमुटाव बढ़ जाता है और अगर वो तलाक की नौबत आ जाती है तो सबसे ज़्यादा जो भुगतान है उस बच्चे को करना पड़ता है, जिसे मदर और फादर दोनों का प्यार चाहिए। तो कई तो ऐसी फैमिलीज भी हैं, हस्बैंड वाइफ ऐसे भी हैं जो अपने बच्चे के लिए अपना सेक्रीफाइस कर देते हैं और अपनी लाइफ को किसी भी तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। कई ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि उनकी लाइफ सबसे बड़ी है तो वो अपनी लाइफ को प्रेफरेंस देते हैं और बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते, तो वो लोग ज़्यादातर तलाक की ओर बढ़ावा कर जाते हैं। अब बात आती है कि क्या तलाक ही एकमात्र सॉल्यूशन है। देखिए, हमारे अगर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर किसी की शादी हुई है, कोई हिंदू है, उसके हिसाब से अगर मैरिज हुई है तो उसमें क्या प्रोविजन है कि एक जुडिशियल सेपरेशन का कंसेप्ट भी आता है। जुडिशियल सेपरेशन का मतलब है कोर्ट से आप अलग अलग हो जाओगे, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके बीच में डाइवोर्स होगा। आप एक दूसरे के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं होंगे, लेकिन आप कानूनी तौर पर बिल्कुल अलग नहीं होंगे। एक दूसरे के अधिकारों से, एक दूसरों के प्रति जो घर के जो आप काम है या जो आपका कोहैबिटेशन है, आपका साथ रहना है, वो जरूरी नहीं होता। लेकिन उसके तहत क्या आप अलग अलग हो सकते हो। उसके बाद बच्चे की जो कस्टडी किसी एक पेरेंट के पास हो सकती है, मदर या फादर के पास हो सकती है, और उसके बाद मदर या फादर जिसके पास कस्टडी है तो दूसरा किसी भी टाइम हफ्ते 10 दिन में कोर्ट के थ्रू एक तारीख लेकर बच्चे से मिल सकता है। इससे बच्चे के बीच में माँ बाप का अपनापन भी रहता है। और कई बार क्या होता है कि जब जुडिशियल सेपरेशन होता है तो वो 1-1.5 साल अलग रहते हैं, तो कई बार हस्बैंड वाइफ को भी अपनी गलतियों का खुद ही एहसास होने लग जाता है और वो दोबारा इकट्ठे भी रहना शुरू कर देते हैं। यही मकसद होता है जुडिशियल सेपरेशन का। जो कस्टडी की बात और कस्टडी के बाद पेरेंट्स का अपने बच्चों से मिलना है, वो तो डाइवोर्स के बाद भी अगर कोर्ट को लगे कि बच्चे की पैरामाउंट कंसिडरेशन है, बच्चे के फायदे के लिए जरूरी है कि वो अपने फादर से भी मिले, मदर से भी मिले, तो उस मामले में कोर्ट आपको आदेश दे सकता है। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन वो कड़ी है जिसके अंदर आप डायरेक्ट अलग नहीं होंगे, बल्कि आप तकरीबन साल 6 महीने तक अलग रहेंगे, जिससे अगर आपका कहीं भी कोई उम्मीद बनती है कि आप साथ रह पाएं तो आप साथ रह सकते हैं। लेकिन जब एक बार आपने तलाक ले लिया तो उसके बाद आप दोबारा साथ नहीं रह सकते। अगर दोबारा आपका मन भी करेगा तो आपको दोबारा से शादी करनी पड़ेगी। तो मेरा ये मानना है कि तलाक लेने से पहले एक बार आपको जुडिशियल सेपरेशन का जो एक आपको अधिकार मिला हुआ है, पहले आप उसको एक्सरसाइज कीजिए, उस अधिकार को अपने जीवन में लाइए। क्या पता आप अलग अलग रहकर आपके बीच के जो मन मुटाव है वो दूर भी हो जाए। फिर बात आती है कि अगर हमें मान लो जुडिशियल सेपरेशन के बाद भी हमें लगता है
कि नहीं हम ये झंझट नहीं रखना चाहते, हम अलग ही होना चाहते हैं, तो हमारे पास ऐसे कौन से आधार हैं जिन आधार के बेस पर हम तलाक ले सकते हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं आधारों के बारे में बताऊंगी, आपके उन अधिकारों के बारे में बताऊंगी कि जिसके आधार पर आपको तलाक लिया जा सकता है, आप तलाक ले सकते हो। भारतीय जो हिंदू लॉ है, यानी कि भारत में जो हिंदू लॉ है, उसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट है जो मैरिज और डाइवोर्स से डील करता है। तो उसकी धारा 13 ये कहती है, जो हस्बैंड वाइफ को एक जैसे अधिकार प्रोवाइड करता है तलाक लेने का, लेकिन कुछ एक अधिकार है जो सिर्फ वाइफ को मिले हैं, वो भी मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहला अधिकार जो आधार है आपका वो है अडल्ट्री। अडल्ट्री का मतलब होता है जब हस्बैंड का अपनी वाइफ के अलावा किसी और से फिजिकल रिलेशनशिप है और वाइफ का हस्बैंड के अलावा किसी और से, अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप उस शादी से बाहर कोई करता है तो वो एक आधार है और उस आधार के बेस पर आप कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन कर सकते हो। ये फॉल्ट थ्योरी पर बेस्ड होता है। फॉल्ट थ्योरी का मतलब है कि जिसका दोष है उसी को भुगतान करना पड़ेगा। सेकंड ग्राउंड है इसमें, सेकंड आधार है इसमें क्रुएल्टी। क्रुएल्टी क्या होती है? प्रताड़ना, क्रूरता। ये मानसिक प्रताड़ना भी हो सकती है और शारीरिक भी हो सकती है। हस्बैंड बार बार वाइफ को ताने मार रहा है, उसको डाइवोर्स देने की धमकी दे रहा है, दूसरी शादी करने की धमकी दे रहा है, या वो कह रहा है कि तो दहेज की डिमांड करता है, बिजनेस के लिए पैसे लेके, अलग प्रकार के कोई भी टॉन्ट है, टॉर्चर है, पति के द्वारा या उसके फैमिली मेंबर के द्वारा दिए जाते हैं, तो वो क्या है? क्रूरटी का एक ग्राउंड है। ये मानसिक क्रूरटी आ जाती है। इसी तरीके से वाइफ अगर हस्बैंड को कहती है कि अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे साथ अलग घर में रहे, या कुछ ऐसे उसके साथ तरीके करती है जिससे वो मेंटली स्ट्रेस में आ जाता है, वो मानसिक क्रूरटी की कैटेगरी में आ जाएगा। इसमें एक फिजिकल क्रूरटी होती है। फिजिकल क्रूरटी का मतलब है कि जब आप किसी को मानसिक के साथ साथ आप थप्पड़ से, लाठियों से, घूसों से मारते हो, पीटते हो, चांटे लगाते हो, वो क्या है? फिजिकल क्रूरटी है। तो उस ग्राउंड पे भी आप कोर्ट में तलाक के लिए एप्लीकेशन दायर कर सकते हो। थर्ड आपका आधार होता है डेजर्शन। डेजर्शन का मतलब है आज हस्बैंड ने अपनी वाइफ को घर से निकाल दिया और तकरीबन 2 साल तक अगर वो वाइफ को नहीं लेके आता तो फिर वाइफ के पास ग्राउंड हो जाता है कि कोर्ट में तलाक का आधार बना सकती है। उसके अलावा यही तरीका, अगर वाइफ अपने आप छोड़ के गई है तो हस्बैंड जो है उसको तलाक का आधार बना सकता है। फिर चौथा इसमें पॉइंट आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैरिज हुई है और एक हिंदू है और वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, उसके बाद मान लो मुस्लिम बन जाता है, तो उस टाइम में वाइफ के पास राइट है कि वो तलाक की एप्लीकेशन दायर कर सकती है। और अगर वाइफ मुस्लिम या अदर धर्म में कन्वर्जन कर लेती है तो हस्बैंड का राइट बन जाता है कि वो वहां पर तलाक के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। फिफ्थ ग्राउंड आता है इसमें इंसैनिटी। इंसैनिटी का मतलब होता है कि मानसिक तौर पर ठीक न होना। अगर शादी के कुछ टाइम के बाद अगर ये लगता है कि पत्नी जो है इतनी ज्यादा इनसैन हो गई है, पागलपन के उसे दौरे पड़ने और उसके ठीक होने के चांसेस नहीं है, या पति के ठीक होने के चांसेस नहीं है, तो उस ग्राउंड पर भी आप कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर सकते हो। उसके बाद सिक्स्थ ग्राउंड आता है हमारे पास लेप्रोसी। लेप्रोसी मतलब जो एक आप कोढ़ जैसी बीमारी कर लो, छुआछत जैसी ऐसी बीमारी कर लो जिसके आधार पर आपको भी वो बीमारी हो सकती है, तो उस ग्राउंड पर भी आप कोर्ट में दायर कर सकते हो। एट्थ ग्राउंड हो गया आपका। इससे नेक्स्ट जो भी ग्राउंड है, 7th है, 6th है, मेरे माइंड में नहीं है, जो भी ग्राउंड है वो है आपका वेनरियल डिजीजेस। वेनरियल डिजीजेस का मतलब है कि जैसे आपके पार्टनर को एड्स वगैरह कोई ऐसी बीमारी होगी है जो आगे बढ़ सकती है और आपके लिए भी जान का खतरा है, तो उस मामले में भी आप तलाक की एप्लीकेशन दायर कर सकते हो। फिर बात आती है रेनंशिएशन। अगर कोई ऐसा है, हस्बैंड या वाइफ कोई ऐसा है जो धर्म को छोड़कर साधु संत बन गया है, तो उस आधार पर आप जो है कोर्ट में तलाक के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो। फिर लास्ट ग्राउंड आता है इसके अंदर प्रेजम्पशन ऑफ डेथ। 7 साल तक आपका हस्बैंड या वाइफ आपको मिल नहीं रहा, उसके बारे में आपको कोई सूचना नहीं है, तो कोर्ट के थ्रू आपको एक डिक्री लानी पड़ती है कि अब मेरे हस्बैंड 7 साल हो गए, वाइफ 7 साल हो गए, नहीं मिल रही है, तो उसमें जो है उस मामले के अंदर प्रेजम्पशन ऑफ डेथ माना जाएगा और उसके आधार पर आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हो तलाक की। इसके अलावा भी 2 ग्राउंड्स और होते हैं। एक ग्राउंड ये है कि मान लो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री मिल गई आपको, साल हो गया, साल तक आपके बीच में किसी प्रकार का रिलेशनशिप नहीं है, तो उस आधार पर भी अब आप कोर्ट में डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हो। एक ग्राउंड होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स का। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट का मतलब है हस्बैंड या वाइफ अपने साथ अपनी पत्नी या पति को बसाना नहीं चाहते, तो कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगती है बसाने के लिए, कि पत्नी को बसाने के लिए या पति के साथ बसने के लिए ऐसी कोई एप्लीकेशन लगती है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स बोलते हैं।
अगर वो एक उसके तहत एक डिक्री पास हो गई है, वाइफ को कहा गया है कि आपको हस्बैंड के साथ रहना है, लेकिन साल हो गया वाइफ अभी तक हस्बैंड के साथ नहीं रह रही है, तो उस ग्राउंड पर भी आप तलाक का पिटीशन लगा सकते हो। ये जो ग्राउंड्स है, ये ग्राउंड्स हस्बैंड वाइफ दोनों को मिले हैं। इसके अलावा 3-4 ग्राउंड ऐसे हैं, तकरीबन 4 ग्राउंड है जो वाइफ को मिले हैं। सबसे पहला जो ग्राउंड है वो आज के टाइम में मोस्टली यूज नहीं होता, क्योंकि ये ग्राउंड उस टाइम पर है जब एक्ट लागू हुआ था। एक्ट लागू होने से पहले 1955 से पहले एक आदमी की 4-4 पत्नियां अगर थी तो उनके ऊपर था कि उसके आधार पर वो तलाक ले सकती है अगर एक की ज्यादा वाइफ जिंदा है तो। सेकंड ग्राउंड इसमें ये है कि अगर मान लो कोई हस्बैंड ऐसा है जो रेप का आरोपी है, रेप का दोषी साबित हो चुका है, या वो सोडोमी करता है। सोडोमी का मतलब है कि जैसे गुद्दा मैथुन बोलते हैं, फिजिकल रिलेशन करता है, और या फिर बेस्टिलिटी का मतलब किसी जानवर के साथ वो गलत रिलेशन बनाता है, तो उस मामले पर भी वाइफ चाहे तो हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। थर्ड ग्राउंड इसमें ये है कि अगर वाइफ को मेंटेनेंस दे रहा है हस्बैंड, लेकिन साल से ज्यादा हो गया वो उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रख रहा, कोहैबिटेशन नहीं हो रहा है, तो उस आधार पर वाइफ क्या कर सकती है, कोर्ट में तलाक की एप्लीकेशन लगा सकती है। फोर्थ ग्राउंड इसके अंदर वाइफ का है वॉइडेबल मैरिज का। मान लो आज किसी लड़की की शादी 15 साल की उम्र में कर दी और उसकी उम्र 18 से कम नहीं होनी चाहिए थी, और 18 के होने तक अगर वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के अपनी उस मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर कर लेती है या लड़का भी कर लेता है, तो उसके आधार पर भी अगर वो तलाक लेना चाहे तो उस वॉइडेबल डिक्री के आधार पर जो है तलाक ले सकता है। ये तो वो ग्राउंड्स है जो फॉल्ट थ्योरी पर बेस्ड है। फॉल्ट थ्योरी का मतलब है जब किसी का दोष होगा तभी दूसरे को तलाक मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर हस्बैंड वाइफ दोनों रेडी हैं, मान लो हस्बैंड भी ये चाहता है कि इस रिश्ते से आजाद हो जाऊं, वाइफ भी चाहती है रिश्ते से आजाद हो जाऊं, तो दोनों क्या है, म्यूचुअल कंसेंट की एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कोर्ट में। वो भी हमारे सेक्शन 13B है हिंदू मैरिज एक्ट का, उसमें बताया गया है कि अगर दोनों सहमति से कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं, पहले तो 1 साल का कूलिंग पीरियड होता था कि 1 साल तक हस्बैंड वाइफ साथ रहेंगे, उसके बाद ही एप्लीकेशन लगती थी। लेकिन अब कोर्ट ने, अभी लेटेस्ट एक जजमेंट आया है उसमें कोर्ट ने अब ढिलाई दे दी है कि जहां हस्बैंड वाइफ 1 महीना भी साथ नहीं रह पा रहे हैं, उस मामले में अगर आप उसे कहते हो कि आप 1 साल साथ रहें, फिर आपको डाइवोर्स मिलेगा म्यूचुअल कंसेंट से, आपसी सहमति से, तो ये एक गलत सिस्टम होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपनी व्याख्या करते हुए कहा है कि अब अगर हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बन रही है और दोनों इस बात पर सहमत है कि हमें जो है तलाक ले लेना चाहिए, तो उस मामले में वो म्यूचुअल कंसेंट की एप्लीकेशन लगा के जल्द भी तलाक ले सकते हैं। ये जो मैंने आपको आधार बताए हैं, ऐसा नहीं कि आपने कोर्ट में कह दिया जी मेरी वाइफ अडल्ट्री है, क्रूरल्टी है, ऐसे है वैसे है, ऐसे कुछ नहीं बनेगा। अगर आपके पास सॉलिड प्रूफ हैं जो आप कोर्ट में साबित कर सकते हैं, आपके पास फोटोज हैं, मूवीज हैं कि आपकी वाइफ के अलग रिलेशन है या हस्बैंड के अलग रिलेशन हैं, आपके पास प्रूफ है, आपके पास ऐसे ऐसे उदाहरण है या ऐसे ऐसे बैंक की स्टेटमेंट्स है कि आपको टॉर्चर करने के लिए पैसे मंगवाए गए, ऐसे कुछ भी जो भी प्रूफ लगता है कि जो कोर्ट में वैलिड होंगे, अगर आपके पास वो प्रूफ है तभी आप कोर्ट में तलाक ले सकते हैं, वरना कोर्ट में तलाक लेना भी इतना आसान नहीं होता। मैं एक एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं आपको रियलिटी से आगाह करवाने का हमेशा प्रयास करती हूँ, क्योंकि मेरे चैनल का मेन टारगेट यही है। यहाँ पर रुपया कमाना मेरा टारगेट नहीं है। अगर मेरे से कोई फोन पर भी किसी प्रकार की राय लेता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको फ्री में एक बढ़िया एडवाइस उसको मैं दे पाऊँ। तो मेरा हमेशा से यही टारगेट रहता है कि जब भी आप कोई डिसीजन ले उससे पहले उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलुओं को समझिए। सिर्फ एक तलाक लेना ही एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को तोड़ना। ये एक तरीके से सैक्रामेंट है, हम आपसे संबंध में बंधे हुए, प्यार में बंधे हुए। सबसे पहले हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम आपस में एक दूसरे को टाइम दे, एक दूसरे को मौका दे, एक दूसरे की भावनाओं को समझे। अगर हस्बैंड वाइफ अपने परिवार की बातों में ना आए और अपनी आपसी सहमति से अपने रिलेशन को अगर बनाना चाहें, तो पेरेंट्स भी कुछ टाइम बाद उनको जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन बेटा सोचता है कि अगर आज वो पत्नी की बातों में आ गया तो उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे कि हमने तुझे पाला पोसा, आज तो हमारी संभाल नहीं कर रहा। तो ये कुछ मेंटलिटी लेके हम चलते हैं। देखिए, आपके पेरेंट्स के प्रति भी जिम्मेवारी है, लेकिन जो आपके साथ शादी करके आपके घर में रह रही है उसके प्रति भी आपकी जिम्मेवारी है। एक तराजू के 2 पलड़े होते हैं, तो आप दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप बैलेंस बनाएंगे तो तलाक की नौबत कभी नहीं आएगी। मेरा आप सभी को यही सुझाव है, तलाक किसी प्रकार का सोल्यूशन नहीं है। एक डाइवोर्सी का टैग भी लग जाता है, और इस बात की क्या गारंटी है कि अब दोबारा जब शादी करोगे तो वो आपको
आपके अकॉर्डिंग लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। आई होप आपको मेरा आज का जो ये लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा, आपको मेरा ये व्यूज़ है वो अच्छे लगे होंगे। फिर भी आप एक बार सोच समझ के किसी प्रकार का फैसला लीजिए, क्योंकि बिना सोचे विचारे जो काम होता है उसमें हमें बाद में पछताना पड़ता है। कोरोना के इश्यू में आप अपना फैमिली मेम्बर्स और अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।